खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्रांति भूमि मेरठ के बाद अब संगम की नगरी प्रयागराज पर चुनावी चर्चा के तहत आज हम हर्षवर्धन वाजपेयी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो इलाहाबाद प्रयागराज उत्तरी क्षेत्र के विधायक हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले हर्षवर्धन वाजपेयी की दादी डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी मंत्री रही इंदिरा गांधी सरकार में, राज्यपाल रही और तमाम चीज़ों को उन्होंने सुशोभित किया। राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले हर्षवर्धन वाजपेयी डाउन टू अर्थ हैं और युवाओं के चहेते हैं। 5 साल में उन्होंने उत्तरी विधानसभा क्षेत्र को न केवल सजाया है बल्कि प्यार से संजो कर रखा है। इसके पीछे की वजह यह है कि इनके पिता भी इसी क्षेत्र से विधायक रहे। दादी के पद चिन्हों पर चलते हुए हर्षवर्धन वाजपेयी आज युवाओं के बीच में जनता के दरबार में है। रोजाना खबर इनसे जानना चाहता है कि आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो आपने पिछले चुनाव में 5 साल कार्यकाल में जो अधूरे रह गए हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही डायनेमिक और युवा हैं आप, युवा शक्ति। मोदी जी भी कहते हैं कि युवा शक्ति भाजपा युवाओं की पार्टी है। क्या लगता है उत्तरी क्षेत्र में इस बार जिस तरीके से घोषित तौर पे सपा ने एक तरह से टक्कर की बात कही है और आपके साथ कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज जो यहाँ के माने जाते हैं अनुग्रह नारायण सिंह हैं, आप किस तरह अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? आई थिंक जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सबसे अच्छे उन्हीं के शब्द मैं यूज़ करूँगा स्थिति का सूरत हाल बयां करने के लिए। वो कहते हैं उनका आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव बनाना है उनका, इसके बाद लड़ने लायक नहीं बचा। बिल्कुल, जिस तरीके से आखिरी चुनाव बोल के उन्होंने खुद ही मैदान से एक तरह से कमजोरी का एक एहसास कराया है, जिसको लेकर बेशक भाजपा उसको मुद्दा बनाएगी और जनता इसको सोचेगी कि जब आखिरी चुनाव है तो क्षेत्र में विकास क्या करेंगे। 5 साल का कार्यकाल बड़ा सफल रहा, योगी सरकार सफल सरकार रही। आपने उत्तरी विधानसभा में उन 5 सालों में 5 बड़े काम हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब मैं छोटा था और स्कूल जाता था, सेंट जोसेफ्स का मैं पढ़ा हुआ हूँ। बहुत से आपके प्रयागराज के जो व्यूअर्स हैं मेरे ही स्कूल से हैं, तो हम लोग को भी सिखाया जाता था, जो सब प्रयागराज के लोगों को सिखाया जाता है कि 5 प्रधानमंत्री प्रयागराज ने दिए हैं, 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। मैं इंग्लैंड में पढ़ने गया, वहाँ पे भी मैं गिनाता था कि मैं जिस शहर से हूँ वहाँ 5 प्रधानमंत्री हैं। और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन जब होता है तो मैंने बताया कि 5 प्रधानमंत्री। लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा ही सोचता था कि पूरे शहर उत्तरी में 5-6 रेलवे फाटक हैं, जिससे लाखों लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। घनी आबादी का क्षेत्र है, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल में लेट हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं रेल डिले की वजह से। तो मैं सोचता था कि अगर 5 प्रधानमंत्रियों में से सब ने एक फ्लाईओवर बनवाया होता तो 5 रेलवे फाटक दूर हो गए होते हैं। तो जब स्मार्ट सिटी की बात होने लगी तो मैंने कहा स्मार्ट सिटी और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम ये सब बाद में होगा, पहले जो ट्रेनें चल रही हैं सड़कों पे जहाँ गाड़ियों को चलना चाहिए वो तो दूर करें। तो मैंने 2017 का मेरा वादा था कि मैं जो 4-5 मुख्य पॉइंट्स हैं जो रेलवे फाटक है उनको, उनसे शहर उत्तरी को मुक्त कर दूंगा, नहीं तो वोट मांगने नहीं आऊँगा। आज 22 में आपको बता दूं, रामबाग फ्लाईओवर था उसको एलिमिनेट कर दिया गया, रामबाग रेलवे फाटक था उसको एलिमिनेट कर दिया गया, गोविंदपुर रेलवे फाटक था उसको एलिमिनेट कर दिया गया, जिससे गोविंदपुर, शिवकुटी, कैलाशपुरी सब आबादी फ्री हो गई। हाई कोर्ट पे बहुत जाम लगता था, वहाँ पे करके उस बॉटलनेक को दूर किया गया। और जो रेलवे स्टेशन जाने के लिए डीएसए ग्राउंड से होते हुए जो मेन स्टेशन को पार करने वाला फ्लाईओवर था, सिंगल था, उसको डबल कराया गया। और 2 पॉइंट बचे थे, दारागंज और छोटा बघाड़ा की जो पब्लिक है उनके रास्ते में बख्शी बांध रेलवे फाटक था, जहाँ पे 2 फाटक थे, एक लखनऊ डीआरएम का, एक बनारस डीआरएम का। और दोनों के लिए हम लोगों ने वहाँ पे आधुनिक टेक्निक से, बांध के ऊपर आरओबी बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बांध को चिटकने का डर होता है, तो आधुनिक टेक्निक से वहाँ पे भी आरओबी बनवाया गया जो अब फिनिश होने को आया है। और एक आखिरी पॉइंट था सलूरी, कैलाशपुरी, गल्ला बाज़ार, राजीव नगर, ये एरिया है हमारे, बड़ी बगिया,
जहाँ पे रेलवे फाटक था, तो वहाँ पे भी फाइनल फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया है। और कुंभ के बाद पूरे ज़िले में यही 2 फ्लाईओवर बख्शी बांध के और सलोरी वाले बन रहे हैं पूरे ज़िले में। तो इसलिए हम लोग ने जो वादा किया था, आपने 5 काम कहे, हमने 5 जो बॉटल नेक पॉइंट्स थे 5 पे मैंने वादा किया था कि फ्लाईओवर्स बनवाएंगे और डिकंजेस्ट करेंगे शहर को, वो 5 काम हम करके आ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में बता दूं, जैसा प्रयागराज के दर्शक हजारों दर्शक जुड़े हुए हैं कि ये डेंस इलाके है और ये यहाँ पे घनत्व वाले आबादी को डील करना बड़ा टफ होता है। जाम की समस्या इन फ्लाईओवर की वजह से दूर तो हुई, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अभी भी लोग कह रहे हैं, जिस तरह मैंने 14-15 चुनावी चौपाल किया कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आपने बहुत काम किए हैं। रोड पे उधर गंगा किनारे की तरफ आपने नाले का बढ़िया किया है, सीवरेज सिस्टम ठीक किया है, फिर भी वहाँ पानी भरने की समस्या है। क्या आने वाले समय में उस पर कुछ योजना आपने तैयार करी है? देखिए, आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एरियाज़ थे, बड़े बड़े एरियाज़, अबाउट हाफ दी विधानसभा। आपको जान के आश्चर्य होगा पिछली सरकारों ने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कितनी कम थी कि अल्लाहपुर, छोटा बघाड़ा, सलोरी, बाबा जी का बाग, गोविंदपुर, ये एक लार्ज पार्ट ऑफ दी सिटी है, मतलब कि वो सिटी नॉर्थ है, अबाउट 50% ऑफ पॉपुलेशन, जिनके यहाँ सीवर लाइन ही नहीं थी। आप सोचिए, एक ऐसे 50% ऑफ द पॉपुलेशन, एक ऐसे शहर में जहाँ पे 80 में से 60 हाई कोर्ट जज किसी भी समय रहते हैं और न जाने कितने कैबिनेट मंत्री रहते हैं, और विधायक IAS को तो हम लोग गिनते ही नहीं हैं, तो प्रधान की तरह हैं। आपका बड़ा VVIP नॉर्थ VIP एरिया है। तो ऐसी विधानसभा में, हाफ विधानसभा में सीवर लाइन नहीं थी। सोचिए आप, लोग सेप्टिक टैंक यूज़ कर रहे थे गांव की तरह। तो हम लोगों ने उसको, जल निगम की भाषा में उसको डिस्ट्रिक्ट C कहते हैं, 50% ऑफ सिटी नॉर्थ है वो। तो डिस्ट्रिक्ट C जो है उसको हम लोगों ने 100% सीवर लाइन लगवा भी दी। और जब सपा सरकार के टाइम में डिस्ट्रिक्ट D में काम हुआ था तो मेन लाइन लगा के भाग गए थे ठेकेदार। एक कंपनी थी हैदराबाद की IVRCL, वो लगा के भाग गई थी। लोगों को सीवर लाइन लगी रही मेन वाली, और घरों में नहीं लगी। हम लोगों ने उसके लिंक किया पेमेंट विद घर के कनेक्शन। और मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था इसकी डेडलाइन सेट करने का, जब सुरेश खन्ना जी नगर विकास मंत्री होते थे। और उस प्रेशर की वजह से आपको बता दूं कि हमारे यहाँ उत्तरी विधानसभा इस समय 100% सीवर लाइन से कनेक्टेड है। 100%, मतलब कि जो व्यवस्था प्लान की गई है कि किचन और बाथरूम का गंदा पानी सीवर में जाएगा और STP में ट्रीट होकर नदी में जाएगा, और जो नालियाँ हैं, हम लोग को आदत है नाली मतलब गंदा पानी, काला पानी, ऐसा नहीं होगा। नालियों में अब स्टॉर्म वाटर, मतलब बारिश का पानी जाएगा, साफ पानी। और जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्लांट्स लगवाए हैं वो तोशिबा के STPs हैं। इतने क्लियर हैं कि जो बाथरूम किचन का गंदा पानी ट्रीट होता है, हम लोग उसकी चेकिंग करने जाते हैं। आप बिस्लरी की बोतल का पानी ले लीजिए और उसका पानी ले लीजिए दोपहर की धूप पे, आप फ़र्क नहीं बता पाएंगे कि कौन बिस्लरी का पानी है और कौन नाली और सीवर का गंदा पानी है जो निकल के नदी में डाला जा रहा है। बढ़िया। जिस तरीके से आप इनर्जेटिक हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, सिर्फ अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी प्रोजेक्ट जो फ्यूचर प्लानिंग कर रखी होगी कि हम आज जीतने के बाद क्षेत्र में 3 काम हमें बता दीजिए, बस आप बहुत कंक्लूड करने वाले हैं। देखिए, 3 बड़े काम हमारे क्षेत्र में बचे हुए हैं जो मेरे टारगेट पे हैं, जिस पे मैंने वर्क शुरू कर दिया है और चुनाव के पहले ही शुरू कर दिया है। उसका मैं उदाहरण भी दूंगा। एक जो सबसे बड़ा काम है इमीडिएट, कि जिस तरीके सीवर लाइन नहीं था और लोग सेप्टिक टैंक यूज़ करते थे, वो टारगेट तो पूरा कर लिया हमने। मेरी फाफामऊ के जो ग्रामीण टाइप के एरिया थे फाफामऊ वाले, वहाँ तक मैं लगवा दिया। लेकिन अभी भी जिस तरीके के बिहार या असम के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आती है और लोग रेफ्यूजी कैंप में जाते हैं, आपकी मीडिया ही दिखाती है
इस वीआईपी विधानसभा में, सो कॉल्ड वीआईपी विधानसभा में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर साल 2 साल में बाढ़ में मोहल्ले डूब जाते हैं और लोगों को स्कूलों में रेफ्यूजी कैंप में रखना पड़ता है, पूरे पूरे परिवारों को। एंड आपको जान के शौक लगेगा कि लास्ट टाइम बांध बनाया गया है इस महानगर में 500 साल पहले, मुगलों के ज़माने में। उसको बख्शी बांध उसको कहते हैं, अकबर के ज़माने में बना था। 500 साल में उस कच्चे बांध को किसी ने पक्का करने की कोशिश नहीं करी। पहला काम तो हमने कर दिया, उसको पक्का कर दिया। ये भी आपके व्यूअर्स जान लें कि 500 साल पहले जो बांध बना था, बख्शी बांध, पक्का किया गया। वो कच्चा मिट्टी का बांध था, कभी भी फेल कर सकता था। उसका एक सब पार्ट फेल कर भी चुका था 5 साल पहले। हम लोगों ने जल शक्ति मंत्रालय, उसके लिए मैं माननीय महेंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे प्रपोजल पे पूरा दोनों तरफ से उसको पिचिंग करके, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, नॉट नमामि गंगे, जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बख्शी बांध के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने दिया। अब हम लोग की प्लानिंग है कि छोटा बघाड़ा, सलोरी, जोंधवल, बेली और म्योराबाद, राजापुर, ओमनगर, मऊ सरैया, गंगानगर, ये पत्रकार कॉलोनी एक्सटेंशन, ये सारी जो एरियाज़ का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे एरियाज़ बाढ़ में डूबते हैं अभी भी। तो नए बांध बनाने की ज़रूरत है। ये एक मेरा काम प्राथमिकता पे है। दूसरा, हमारे यहाँ स्टेट लैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक यूनिक प्रॉब्लम है। ये आपको, आप पूरा प्रदेश कवर करते होंगे लेकिन आपको एक बहुत कम महानगरों में मिलेगी। यहाँ पे पूरे पूरे मोहल्ले, आधी विधानसभा आप कह सकते हैं ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी 200-300 साल से रह रही है, लेकिन उनकी जो ज़मीनें हैं उसके वो मालिक नहीं है, वो स्टेट लैंड पे रह रहे हैं। लीज पे भी नहीं है, वो नजूल नहीं है, नजूल लैंड नहीं है लीज जिसको कहते हैं आप, वो प्योर स्टेट लैंड है जिसको एक स्पेशल कानून के तहत रेगुलराइज करना पड़ेगा। उसमें बहुत सी चीज़ें, राजा, जैसे शुकुटी मोहल्ला है, वो राजा नेपाल का था, तो वहाँ पे आबादी तो बसी थी, लेकिन जब आज़ादी हुई तो उसको गवर्नमेंट लैंड बन गई, राजा नेपाल की ज़मीन है ना। इसी तरीके अन्य ज़मीनें हैं। तो ये यूनिक प्रॉब्लम है। ये कभी मैंने लखनऊ, आगरा, गाज़ियाबाद कहीं नहीं है, ये यूनिकली प्रयागराज महानगर की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए स्टेट लैंड, ये बड़ा अन्याय नहीं है। 50,000 लोग किसी मोहल्ले में रह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो मालिकाना हक नहीं, ना बेच सकते हैं, ना बैंक में गिरवी रख सकते हैं, कोई वो उनकी, ना अपने बेटे को वसीयत में लिख सकते हैं, बेटा बेटी को जिसको लिखना चाहे। तो ये एक प्रॉब्लम है। स्टेट लैंड की प्रॉब्लम का रेगुलराइजेशन करवाना है। बिल्कुल। जिस और तरह से 3 पॉइंट आपने पूछे थे। तीसरा पॉइंट जो है, प्रयागराज बॉम्बे की तरह एक टापू की तरह है, चारों तरफ नदियां हैं। उत्तर पूर्व और पश्चिम में गंगा जी हैं और दक्षिण में जमुना जी हैं। तो शहर बढ़ नहीं पा रहा बम्बई की तरह। जैसे बम्बई में नवी मुंबई को कोई नहीं मानता बॉम्बे, क्योंकि वो हार्बर ब्रिज नहीं बनवा पाए कभी। तो दिल्ली, लखनऊ की तरह चारों ओर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है ये। प्रयागराज को चारों ओर से ब्रिजेस से कनेक्ट करना है। जैसे सलोरी से हेता पट्टी कनेक्ट कर दे तो एक नया गोमती नगर टाइप का कई खंड बन सकते हैं वहाँ पे। इस तरीके कई ब्रिजेस बनाने हैं जिससे प्रयागराज की जो प्रॉपर्टीज़ पे, यहाँ पे आमदनी नोएडा के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ की मॉल्स का रेट नोएडा के बराबर है, क्योंकि वही जगह का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो शहर एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, वो काम करता है। ये 3 काम मेरी प्राथमिकता है। बिल्कुल। जिस तरीके से पब्लिक को रोजगार चाहिए और सुरक्षा चाहिए और स्वच्छ वातावरण चाहिए, ऐसे में एक युवा विधायक ने उत्तरी विधानसभा क्षेत्र को अपनी संजीदगी से सजाया है और आने वाले फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया है। इनका विधानसभा वीवीआईपी विधानसभा इसलिए है कि हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं, तमाम वीआईपी रहते हैं और बौद्धिक राजधानी है प्रयागराज। इसलिए इंडियन कॉफ़ी हाउस, जहाँ पे बौद्धिक रिसर्च होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग बैठकर राजनीतिक वाद विवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन कॉफ़ी हाउस पर लगातार रोजाना खबर की परिचर्चा में आज भी लोग भाजपा की तरफ मुखातिब हैं। सर, 2 सवाल बस। इंडियन कॉफ़ी हाउस से आपके लिए बहुत अच्छी आवाज़ निकल रही है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? वहाँ युवाओं को कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन वाजपेयी को लेकर उनके अंदर, हालांकि विपक्ष भी हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या भाजपा के और योगी सरकार को लेकर है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि योगी डबल इंजन की जो सरकार है,
दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। मोदी जी ने जो राष्ट्रीय स्तर पे काम किए हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा भी आखिरकार हमारे सांसद ने ही किया है, उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो और चाहे वो ये 4 धाम का कॉरिडोर हो, चाहे वो आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और चाहे डिफेंस, बहुत सी इश्यूज़ हैं। मोदी जी के काम के बारे में तो पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। और चाहे यूपी पे योगी जी का काम हो, योगी जी ने जिस तरीके से इतने बड़े बड़े इवेंट्स करवा दिए, जैसे कुंभ यहाँ पे न जाने कितने हज़ार करोड़ का था, 5-6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स तो मैं उंगली पे गिना दूँ कुंभ में, और एक करप्शन का आरोप नहीं उनके ऊपर। तो ये जो एक उन्होंने माहौल बदला, आप भी जानते हैं बहन जी की सरकार में क्या क्या होता था, शिवपाल अखिलेश जी के टाइम में क्या होता था, बाद में खटपट हो गई, वो भी पैसे के ऊपर हुई, सब जानते ही, आप लोग मीडिया वाले और अंदर से जानते हैं। तो एक तो ये, दूसरा एक्सप्रेस डेवलपमेंट जो उन्होंने किया, एक्सप्रेसवेज देखिए, नेशनल हाईवेज काफ़ी, हाँ आप सोचिए, दूरियां कम हो गई। आप सोचिए मायावती ने केवल वो दिल्ली टू आगरा बनाया था, इन्होंने 200 किलोमीटर, या अखिलेश जी ने आगरा टू लखनऊ बनाया था 200 किलोमीटर, और यहाँ पे 1000-1500 किलोमीटर पार कर चुके हैं योगी जी एक्सप्रेसवे में। तो गंगा कॉरिडोर भी बन रहा है। हाँ, गंगा कॉरिडोर बन रहा है 1000 किलोमीटर। तो जिस तरीके मोदी जी का काम और योगी जी का काम है, तो जैसे सच में डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दूसरे को बूस्ट कर रहा है, एक दूसरे के पूरक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आपके भाई का भी मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं, खासकर जो सीनियर विधायक हैं, कि पहले चुनाव से दूसरा चुनाव ज़्यादा टफ होता है, लेकिन मैं कहूँगा मेरा चौथा चुनाव है ये, और हर चुनाव में मेरा जनाधार बढ़ा है, और पिछले चुनाव में कई रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़े हैं। कभी विधानसभा चुनाव में किसी को 1 लाख वोट नहीं मिला, कभी कोई 35,000 वोट से चुनाव नहीं जीता, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे दलों के वोट मिला लिए जाए तब भी एक दल का वोट आगे है। तो पूरे महानगर की सबसे लंबी लीड, पूरे ज़िले की दूसरी सबसे लंबी लीड, तो कई मानक तोड़े गए, कई नए मानक बनाए गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने बहुत प्यार और विश्वास दिया है, और वो अभी भी मेरे साथ है। पिछले बार के मुकाबले इस बार आप बड़ी लकीर जरूर खींचेंगे, जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता है। एक सवाल बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूछूंगा कि आपके ऊपर आपकी दादी जी का कितना, आपने दादी जी से मुलाकात तो हुई होगी, दादी जी को देखा होगा, तो आज आप राजनीतिक पृष्ठभूमि में हैं, क्या दादी जी के किन सिद्धांतों को आज आप फॉलो कर रहे हैं, और क्या अच्छी बातें लगती थी दादी जी की? दादी जी की सबसे बड़ी जो पॉइंट्स थे वो 2 थे या 3 थे। 3 पॉइंट्स उनके मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं। एक पॉइंट तो ये था कि दादी जो है वो सबसे जो उनको लोग याद करते हैं सबसे ज़्यादा, जिससे वो है कि उन्होंने कभी कार्यकर्ता की तरह लोगों को नहीं देखा। उनके लिए पूरी विधानसभा और वर्कर्स एक फैमिली थी। तो मैंने भी ये कोशिश करी है, मेरा ये सोच रहती है कि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं, वो मैं उनसे बार बार कहता हूँ कि नेता हूँ 1 महीने के लिए, उसके बाद वी आर लाइक फैमिली। 1 महीने जिंदाबाद करना है, झेल लो किसी तरह, उसके बाद वी आर लाइक फैमिली, दोस्त की तरह। इंडियन कॉफ़ी हाउस का नाम लिया, वहीं बैठ के डोसा खाएंगे, चाय पियेंगे। तो ये दादी के बारे में मशहूर था। वो अपने कार्यकर्ताओं के घर में शादी हुई तो किचन में घुस जाती थी, रोटी बना लेती थी। अब मैं रोटी बहुत अच्छी नहीं बना पाता हूँ, लेकिन हाँ सर्व वर्व कर सकता हूँ, उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो और दूसरी उनकी जो क्वालिटी थी दादी की, जो आप सोचिए इतने सीनियर मिनिस्टर थी और गवर्नर थी, बहुत सीनियर पदों पे थी, लेकिन जब वो रिटायर करी और वो डायलिसिस उनकी होने लगी, डायबिटीज़ में किडनीज फेल होने लगी, तो उनकी लाइफ की सेविंग इतनी नहीं थी कि वो अपना इलाज करा सकती। अगर हम लोग बिजनेस ना करते होते, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन मैन मुझको कहा जाता है कोरोना टाइम में, इसलिए क्योंकि मैं वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑक्सीजन इन यूपी हूँ। तो वो बिल्कुल भी उनके ऊपर करप्शन का कोई कभी दाग नहीं था। तो मेरे ऊपर भी ये सोच है, मैं चाहता तो मार्च अप्रैल महीने में जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था तो 5 करोड़ रुपए कमाता, अगर हल्का सा मैं इशारा कर देता कि ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है होने दो। पर मैंने हट लेके
मेरी हट थी कि जो 20,000 रुपये की ऑक्सीजन बिक रही है ये नहीं होना चाहिए। 400 रुपये रेट था अगर कोरोना के पहले, अभी भी 400 रहे। तो वो दादी के ही पच्चीनों की वजह से है कि करप्शन के आरोप आप पूछेंगे, मुझे मुंह से नहीं बोलना चाहिए, तो कॉफ़ी हाउस वाले भी आपको यही बताएंगे। और बहुत से ऐब है मेरे ऊपर जो मैं नहीं, ऐब है मुझ में जो मैं बोल नहीं सकता। नौजवान हूँ, नौजवानों में ऐब कुछ होते हैं, लेकिन मेरे में करप्शन का ऐब नहीं है। ये संदीप यादव, अनुग्रह नारायण सिंह भी नहीं बोल पाएंगे। और तीसरा जो चीज़ थी जो मुझे बहुत अपील करती है, दादी ने हमेशा वर्क किया ऑन समतामूलक समाज। बाबा साहब की जयंती में माला पहना के दलित वोट को लुभाना ये नया कल्चर हो गया है। और सबसे ज़्यादा इस कल्चर में इन्वॉल्व है तो बीएसपी। काम नहीं करना लेकिन करो। दादी उस समय अंबेडकर जी की मूर्तियों को भी इस्टेब्लिश करती थी और दलित समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मैं आपको बता दूं, एक अंग्रेजी की कहा था, यू शुड पुट योर माउथ वेयर यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। जो कहते हैं उसके लिए काम भी करो। तो मैंने, अगर हमारे यहाँ जो दलित मोहल्ले थे वो बड़े पिछड़े थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया गया था, नालियाँ नहीं थी, स्टिंग करते थे, रोडें नहीं थी, तो मैंने अगर 100 रुपये खर्चा किया है तो इस कार्यकाल में 100 में 80 रुपये दलित और लोअर इनकम ग्रुप की इक्वालिटी, समतामूलक बराबर लाने के लिए। कुछ मोहल्ले तो जो वीआईपी थे, अंग्रेज़ों के ज़माने से विकास हो रहा था, और कुछ मोहल्ले थे जिनको एकदम गर्द में थे। तो दादी की इंस्पिरेशन थी कि ये दलित और लोअर इनकम ग्रुप के, मतलब केवल दलित मोहल्ले ही नहीं है, उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, लाला भी रहते हैं, लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं। तो दलित और लोअर इनकम ग्रुप के मोहल्लों को अन्य वीआईपी मोहल्लों के बराबर लाने की मेरी कोशिश रही है, और 100 में 80 रुपये मैंने वहाँ पे खर्चा किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से नॉर्थ विधानसभा में आप हैं और हमारे ज़्यादातर व्यूअर जो हैं नॉर्थ विधानसभा से, पुराने शहरों से हैं, आप अपने 2 शब्दों से, आप हमारे दर्शक, आप मतदाता भी हैं, आप अपने दिल से क्या कहना चाहते हैं? बोलो दिल से भाजपा फिर से। बिल्कुल, जिस तरीके से ऑक्सीजन मैन का हम इंटरव्यू ले रहे थे, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है जिंदा रहने के लिए, ऐसे में जब कोई आपका अभिभावक, क्योंकि जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र का अभिभावक होता है, अगर जनप्रतिनिधि ही ऑक्सीजन मैन हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में अर्थरूपी ऑक्सीजन, शरीर के लिए ऑक्सीजन और इलाके का डेवलपमेंट के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उसकी कमी नहीं होगी। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, प्रयागराज।